हेलो बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस क्वांटम मैकेनिक के 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए कि हीट कैपेसिटी क्या होता है किसी भी सॉलिड का। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होगा कि सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड एक ऐसे मैटर के स्टेट होते हैं जिसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप होता है। फिक्स्ड शेप होता है। ये आपको बेसिक सब फंडा आपको पता है कि सॉलिड के पास जो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों फिक्स्ड होता है और जो शेप होता है वो भी फिक्स्ड होता है। क्यों फिक्स होता है? क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, जिसके कारण कोई भी सॉलिड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, यानी सॉलिड के अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो एक दूसरे को हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण उनके पार्टिकल एकदम पास आ जाते हैं। और पास आ जाने के कारण उनमें कोई गैप नहीं बचता, जिससे उनके बीच केवल वाइब्रेटरी मोशन होता है, उन पार्टिकल का रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता, जिसके कारण मेरे प्यारे बच्चों उनका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो जाते हैं। ये तो आपको पता है। अब इस सॉलिड का मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या पढ़ना है? इस सॉलिड की हीट कैपेसिटी पढ़नी है। इस सॉलिड की क्या पढ़नी है बच्चों? हीट कैपेसिटी पढ़नी है। तो देखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को लिखते हैं सी से। हीट कैपेसिटी को किससे लिखते हैं? सी से। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए, हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाता है? हीट कैपेसिटी कहलाता है। समझिएगा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of any body by 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए, ये हीट कैपेसिटी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना हो, 1 डिग्री सेल्सियस अगर किसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना हो, तो किसी बॉडी के टेम्परेचर को बच्चों 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट होता है, जो हीट की आवश्यकता पड़ती है, वही हीट क्या कहलाता है बच्चों? हीट कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मार्कर है और इस मार्कर का बच्चों टेम्परेचर मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इस मार्कर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस, कितना? इस मार्कर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जो हीट हमको इसे देना पड़ेगा या जो हीट इसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा, वही हीट क्या कहलाएगा? हीट कैपेसिटी कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते हैं। यानी हीट कैपेसिटी को अगर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करना होगा बच्चों तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी होती है ये 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है बच्चों? 2 तरह की होती है। एक होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको कहते हैं CV। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको कहते हैं CV। और दूसरा होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको कहते हैं CP। देखिए,
हीट कैपेसिटी आपको मैंने बताया कि किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेरे प्यारे बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा, जिस हीट की आवश्यकता पड़ेगी, उस हीट को ही हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी मेरे प्यारे बच्चों 2 तरह की होती है, एक होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है बच्चों अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of body by 1 degree Celsius at constant वॉल्यूम। देखिए किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कब? जब उस बॉडी का वॉल्यूम कांस्टेंट हो। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी बॉडी का टेम्परेचर, मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, तो किसी भी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर बढ़ाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए अगर हमको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहलाएगा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी भी। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है बच्चों? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of any body by 1 degree Celsius at constant pressure। यानी किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, कब? कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेरे प्यारे बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट प्रेशर पर बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसको डिनोट करते हैं सीपी से। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस किस पे बढ़ाना हो? कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ाना हो, तो उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको लिखते हैं सीवी से। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पर पता चल रहा होगा कि चूंकि हमारे सॉलिड का वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। ये तो आपको पता है ना कि सॉलिड का वॉल्यूम, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सर ने पहले क्यों बताया कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स है और हमको पढ़ना है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर आपको एक बात पता चल रही होगी बच्चे कि किसी भी सॉलिड का हीट कैपेसिटी फिक्स वॉल्यूम पर क्या कहते हैं? सीवी। यानी किसी भी सॉलिड के सीवी की बात हमको पढ़नी है। इस टॉपिक में कहीं ना कहीं किसी सॉलिड के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट वॉल्यूम पर बढ़ाना है। यहाँ पर किसी भी सॉलिड का हीट कैपेसिटी कहने का क्या मतलब है कि सॉलिड का वॉल्यूम चूंकि फिक्स होता है, तो फिक्स वॉल्यूम पर उस बॉडी का टेम्परेचर क्या करना है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देना मेरे प्यारे बच्चों। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर या किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो किस पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो क्या कहलाता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको लिखते हैं CV से। और हमें केवल इस टॉपिक में केवल इसी की बात करनी है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की ही बात करनी है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की ही बात करनी है बच्चों। ये क्लियर हो रहा है आपको? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की मैं बात बताता हूँ। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की बात बताता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा नीचे कर दूं आपको पूरा दिख जाए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों।
बहुत अच्छी बात, ले लीजिए। हाँ तो देखिए बच्चों, अब हमें हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड के बारे में आपको मैं बता रहा था। तो हमें किस तरह के सॉलिड की हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ना है बच्चों? तो हमें मोनोएटॉमिक सॉलिड के बारे में पढ़ना है। हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक सॉलिड। सॉलिड कैसा होगा? तो मोनोएटॉमिक होगा, मोनोएटॉमिक। अब आपके मन में बात आ रही है, सर ये मोनोएटॉमिक सॉलिड क्या होते हैं? ये मोनोएटॉमिक सॉलिड का क्या कॉन्सेप्ट है? तो इस मोनोएटॉमिक सॉलिड का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? तो देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो और प्लस एटॉमिक। मोनो और प्लस एटॉमिक, यानी एक एटम। यहाँ कहीं ना कहीं हमको एक एटम की बात की जा रही है। तो मोनो एटॉमिक सॉलिड क्या होता है? तो ऐसे सॉलिड जो फ्री स्टेट में भी दोज सॉलिड्स which are quite stable in free state। जनरली आपको ये पता होता है कि कोई भी सॉलिड फ्री स्टेट में या कोई भी एलिमेंट जनरली फ्री स्टेट में स्टेबल नहीं होते हैं, वो रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड हैं बच्चों जो फ्री स्टेट में भी क्वाइट स्टेबल होते हैं, यानी आराम से वो स्थिर स्टेबल रहेंगे, उनको रिएक्शन नहीं करना है। वो जनरली रिएक्शन बहुत स्लो करते हैं, यानी नेग्लिजिबल अमाउंट में रिएक्शन करते हैं। तो ऐसे सॉलिड मोनोएटॉमिक सॉलिड कहलाते हैं। इन मोनोएटॉमिक सॉलिड को बच्चों आइंस्टीन सॉलिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइंस्टीन सॉलिड। इस मोनोएटॉमिक सॉलिड को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आइंस्टीन सॉलिड भी कहते हैं। मोनोएटॉमिक सॉलिड को क्या कहते हैं? आइंस्टीन सॉलिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइंस्टीन सॉलिड? क्यों कहा गया? क्योंकि इस तरह के सॉलिड की जो संकल्पना था, इस तरह के सॉलिड का जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले आइंस्टीन साहब के दिमाग में आया कि मोनोएटॉमिक सॉलिड क्या होते हैं। तो ऐसे सॉलिड जो फ्री स्टेट में भी क्वाइट स्टेबल होते हैं, इस तरह के सॉलिड को मोनोएटॉमिक सॉलिड कहते हैं। और मोनोएटॉमिक सॉलिड का सबसे सुटेबल एग्जांपल है बच्चों आपका गोल्ड Au और आपका सिल्वर Ag, और इसके जैसे दो तीन एलिमेंट और हैं, लेकिन आपको जनरली Au और Ag को ही याद रखना है। कभी सोचा है कि लोहे एक साथ, मान लीजिए आपको मैंने दिया कि आप ये लोहे का एक टुकड़ा लीजिए और एक सोने का टुकड़ा ले लीजिए और दोनों को रख दीजिए कहीं किसी जगह पर, खुले जगह पर रख दीजिए, उसको एब्जॉर्ब कीजिए। और जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि लोहे के जो टुकड़े थे, उस लोहे के टुकड़े में 10-15 दिन, 20-25 दिन बाद या 2 महीने 3 महीने बाद उसमें जंग लगने शुरू हो गए, लेकिन सोना अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। जनरली सोने की चीज़ों में या चांदी की चीज़ों में जल्दी कोरोजन नहीं होता है, जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये फ्री स्टेट में भी क्वाइट स्टेबल होते हैं, जनरली इनके रिएक्शन करने की टेंडेंसी बहुत स्लो होती है। तो इस तरह के सॉलिड जो फ्री स्टेट में भी क्या होंगे? स्टेबल होंगे। इस तरह के सॉलिड को मोनोएटॉमिक सॉलिड या आइंस्टीन सॉलिड भी कहते हैं। अब देखिए, इस मोनोएटॉमिक सॉलिड के ही हीट कैपेसिटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दो चीज़ें सामने आती हैं, दो तथ्य सामने आते हैं। वो दो तथ्य क्या हैं? जरा ध्यान देंगे कि वो दो तथ्य क्या हैं। तो देखिए, हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक है कॉन्सेप्ट आपका क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, और एक क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है बच्चों। एक क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। एक क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है और एक क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है और क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड के हीट कैपेसिटी के लिए? तो देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आइंस्टीन सॉलिड भी कहते हैं। कहीं नोट कर लीजिए कि मोनोएटॉमिक सॉलिड इज आल्सो नोन एज आइंस्टीन सॉलिड बिकॉज इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आइंस्टीन। तो देखिए, इसकी संकल्पना सबसे पहले आइंस्टीन ने किया था। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि जो क्लासिकल फिजिक्स थी,
ये क्लासिकल फिजिक्स मेरे प्यारे बच्चों क्या कहती थी या क्या कहती है, तो ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि हीट कैपेसिटी, क्लासिकल कॉन्सेप्ट या क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार क्या बताया गया, क्लासिकल फिजिक्स ने क्या कहा, ध्यान देंगे, ये क्लासिकल फिजिक्स ने क्या कहा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्लासिकल फिजिक्स ने यही कहा कि हीट कैपेसिटी ऑफ एनी मोनोएटॉमिक सॉलिड इज फाउंड टू बी 3R। वो किसके बराबर मिला, 3R के बराबर। अब देखिए कि किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड की हीट कैपेसिटी की बात की जा रही है, तो क्लासिकल फिजिक्स ने क्या कहा या क्लासिकल कॉन्सेप्ट ने क्या कहा बच्चों, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ने कहा कि वो किसके इक्वल होगा, 3R के बराबर होगा। व्हाट इज R हियर, यहां पर R क्या है, तो R है रेडेबर्ग गैस कांस्टेंट, रेडेबर्ग RAYDEBERG' गैस कांस्टेंट। यानी क्लासिकल फिजिक्स ने बताया कि किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड के बच्चे टेम्परेचर को कांस्टेंट वॉल्यूम पर CV को 1 डिग्री अगर रेज करना हो, 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना हो, तो उसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट कितना होगा, 3R होगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3R होगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है कि किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड की जो हीट कैपेसिटी होगी, हीट कैपेसिटी, इसको किसकी बात, किस तरह की हीट कैपेसिटी की बात की जा रही है, तो ये CV हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है बच्चों फिक्स होता है। तो हीट कैपेसिटी को यानी हीट को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट होगा वो 3R के बराबर होगा। ये कौन बताया, क्लासिकल फिजिक्स ने बताया। किसने बताया, क्लासिकल फिजिक्स ने बताया। लेकिन आगे चलने के बाद क्या हुआ, आगे जाने के बाद बच्चों ये देखा गया कि ये जो 3R के इक्वल हीट कैपेसिटी थी, यानी CV इज इक्वल टू 3R फॉर मोनोएटॉमिक सॉलिड, किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड का जो हीट कैपेसिटी था कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो किसके बराबर मिला बच्चों, CV इक्वल टू 3R के बराबर मिला। लेकिन ये देखा गया कि CV बराबर 3R कब है, व्हेन दिस CV इक्वल टू 3R, किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड का हीट कैपेसिटी 3R कब था, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया बच्चों कि ये CV इक्वल टू 3R इज ट्रू ओनली एट हाई टेम्परेचर। ये कब सही था, यानी हमारी क्लासिकल फिजिक्स ने कहा, अभी मैं इस क्वांटम फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं कि क्वांटम फिजिक्स ने हीट कैपेसिटी के बारे में क्या कहा, अभी मैं क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहा हूं कि क्लासिकल फिजिक्स ने किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड की हीट कैपेसिटी के बारे में क्या कहा, और इसको प्रूफ कराने जा रहा हूं। इस क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में या क्वांटम फिजिक्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था, इसको अगले लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए मैं बताऊंगा। आज के लेक्चर के लिए मैं केवल क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है और पंखा भी नहीं चल रहा है। पंखा चलाऊंगा तो आपके वीडियो की आवाज़ गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को, आपके लिए किए गए हमारे समर्पण को प्लीज़ कमेंट करके और लाइक करके हमारे समर्पण और हमारे मेहनत को सार्थक कर दीजिए। अपने कमेंट से मेरा उत्साह वर्धन कीजिए बच्चों। देखिए एक्सपेरिमेंटली क्या देखने को मिला कि CV इज इक्वल टू 3R कब ट्रू है, ओनली एट हाई टेम्परेचर। केवल ये कब शुद्ध सही है बच्चे, कब शुद्ध है CV इक्वल टू 3R, हाई टेम्परेचर पर। तो भाई एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ कर दिया गया कि CV इक्वल टू 3R केवल हाई टेम्परेचर पर सही है। तो लो टेम्परेचर पर क्या है, तो लो टेम्परेचर पर देखा गया कि CV इक्वल टू 3R लो टेम्परेचर पर क्या आया, तो देखा गया कि CV इज नॉट इक्वल टू 3R,
कब? एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, निम्न तापमान पर, लो टेम्परेचर पर Cv इक्वल टू 3R के बराबर नहीं था। यानी लो टेम्परेचर पर क्या देखा गया बच्चों? लो टेम्परेचर पर देखा गया कि एट लो टेम्परेचर Cv इज नॉट इक्वल टू 3R। ये लो टेम्परेचर पर देखने को मिला। क्यों भाई? तो यहां पर देखा गया कि लो टेम्परेचर पे जो था, लो टेम्परेचर पे Cv की वैल्यू जो थी वो मच लेस देन 3R। यानी लो टेम्परेचर पे जो Cv था मेरे प्यारे बच्चों, ये 3R के इक्वल नहीं था। कैसा था? तो Cv की वैल्यू बहुत ही कम थी। किससे? 3R से। एंड टेंड्स टू जीरो, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर लो कर रहे थे, जैसे जैसे टेम्परेचर को जीरो की ओर बढ़ा रहे थे, यानी टेंड्स टू जीरो। कब? ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा कि लो टेम्परेचर पर मेरे प्यारे बच्चों Cv 3R के इक्वल नहीं था। कैसे था? तो Cv जो था वो 3R से बहुत छोटा था। एंड टेंड्स टू जीरो व्हेन T अप्रोचेज टू जीरो, व्हेन T अप्रोचेज टू जीरो। देखे तो दिख रहा है ये, जरा मैं चेक कर लूँ, 1 मिनट बच्चे, देखो आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, बहुत अच्छी बात। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि जब हाई टेम्परेचर था तो Cv जो था वो 3R के बराबर था, लेकिन लो टेम्परेचर पर मेरे प्यारे बच्चों Cv 3R के बराबर नहीं था। तो क्या हो रहा था लो टेम्परेचर पे? तो लो टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर को लो करते जा रहे थे, Cv की वैल्यू 3R से छोटी होती जा रही थी। जैसे जैसे टेम्परेचर को मेरे प्यारे बच्चों हम लो करते जा रहे थे, Cv की वैल्यू क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी। किसकी ओर जा रही थी? एंड टेंड्स टू जीरो। कब जीरो के बराबर हो रही थी? कब जीरो की तरफ बढ़ रही थी? जब T जो था वो जीरो की ओर बढ़ रहा था। यानी टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ा रहे थे, तो Cv की वैल्यू भी जीरो की ओर बढ़ रही थी। ये समझ में आया? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट ने क्या बताया कि किसी भी मोनोटॉमिक सॉलिड, और मोनोटॉमिक सॉलिड आपको मैंने बताया है कि जो फ्री स्टेट में भी क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इसके बारे में डिटेल अभी आगे तुरंत दो या 3 मिनट बाद एकदम डिटेल बताएंगे कि ये मोनोटॉमिक सॉलिड कैसे होते हैं, उसको मैं बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर अभी समझिए कि फ्री स्टेट में जो क्वाइट स्टेबल, आराम से स्टेबल रहते हैं, वो आपके मोनोटॉमिक सॉलिड कहलाते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाने के लिए, यानी चूंकि मेटल के, तो ये जो सॉलिड है, मेटल है वो सॉलिड है, तो किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, और किसी भी सॉलिड के फिक्स वॉल्यूम, यानी सॉलिड के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना हो, तो चूंकि सॉलिड का टेम्परेचर फिक्स है, तो जब सॉलिड का टेम्परेचर फिक्स है, तो फिक्स टेम्परेचर पर 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज करना हो, किसी भी सॉलिड को, या किसी भी सॉलिड का मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स है, और फिक्स वॉल्यूम पर किसी सॉलिड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, तो वो वॉल्यूम फिक्स है और फिक्स वॉल्यूम पर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसको क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ये क्या पता चला कि Cv जो होता है, यानी किसी भी सॉलिड का या मोनोटॉमिक सॉलिड का जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी होती है, किसके बराबर होती है? 3R के बराबर। और R क्या है यहाँ पर? रेडेबर्ग गैस कांस्टेंट होता है। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल होती है उसके इक्वल। तो देखिए R जो है आपका रेडेबर्ग गैस कांस्टेंट है बच्चों, और यहां पर आपको देखने को मिला कि Cv की वैल्यू किसके बराबर होती है? 3R के बराबर। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसको स्टडी किया गया तो पाया गया कि Cv 3R के इक्वल हाई टेम्परेचर पर केवल होती है, लेकिन लो टेम्परेचर पर Cv जो होता है 3R के बराबर नहीं होता। तो लो टेम्परेचर पर क्या होता है? तो लो टेम्परेचर पे जो Cv होता है, उस Cv की वैल्यू 3R से बहुत कम होती है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर लो होगा, Cv का वैल्यू भी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा बच्चों। Cv की वैल्यू भी कम होती जाएगी, और कहां तक कम होगी? 0 तक। कब? जब T 0 कर देंगे तब। समझ में आया? कोई डाउट? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे आपको बताते हैं। इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, हमने अभी तक आपको बताया कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है Cv इक्वल टू 3R होता है। ये हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि किसी भी मोनोटॉमिक सॉलिड का कांस्टेंट
वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी 3R के बराबर होती है, जहां R गैस कांस्टेंट होता है और R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, चूंकि इसको प्रूफ कैसे किया गया, तो इसको 1905 में, इन 1905 में किसने एक्सप्लेन किया? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या कहा? हमारे आइंस्टीन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे बच्चों। उन्होंने क्या बताया? आइंस्टीन ने बताया कि किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड के लिए, फॉर एनी मोनोएटॉमिक सॉलिड, एनी मोनोएटॉमिक सॉलिड, किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड के लिए बच्चों, फॉर एनी मोनोएटॉमिक सॉलिड, किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड के लिए, याद रखिएगा। उसमें उन्होंने क्या कंसीडर किया आइंस्टीन ने कि इसके अंदर क्या होते हैं? ऑसिलेटर होते हैं। यानी एनी मोनोएटॉमिक सॉलिड है, एनी मोनोएटॉमिक सॉलिड है, क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटर, कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटर, कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटर। याद रखिए, व्हाट इज ऑसिलेटर, उन्होंने इसको क्या बताया। तो देखिए यहां पर समझने वाली बात है कि किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड के लिए बच्चों, किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड के लिए आइंस्टीन ने क्या कहा कि उस सॉलिड के अंदर, किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड के अंदर कई छोटे छोटे ऑसिलेटर हैं। जो उसके अंदर के एटम थे ना, जो उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम थे, जिन एटम से मिलकर वो सॉलिड बना हुआ है, उन सभी एटम को उन्होंने क्या मान लिया? उन सभी पार्टिकल को उन्होंने क्या मान लिया? ऑसिलेटर मान लिया। ऑसिलेटर का मतलब वो वाइब्रेट कर रहे हैं अपने एक्सिस पर। ऑसिलेटर का कहने का मतलब कि जो एटम है अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन पर जा रहा है, यानी अपने एक्सिस पर टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है। टू एंड फ्रो वाइब्रेट करने का क्या मतलब बच्चों? देखिए, जैसे अब मान लीजिए कि ये हमारा एटम है, एक मोनोएटॉमिक सॉलिड का, तो आइंस्टीन साहब ने क्या कहा कि ये ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑसिलेटर उस मोनोएटॉमिक सॉलिड के अंदर हैं। ऑसिलेटर का मतलब कि एटम अपने एक्सिस पर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, अपने एक्सिस पर वाइब्रेट कर रहा है। तो इसको उन्होंने कहा कि इसके जैसे वाइब्रेट करने वाले बहुत सारे एटम, बहुत सारे ऑसिलेटर एक सॉलिड के अंदर प्रेजेंट हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? और उन्होंने क्या बताया कि हर ऑसिलेटर के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर ऑसिलेटर के पास क्या है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर ऑसिलेटर के पास बच्चों 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ये आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, बताएगा कोई? व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है किसी भी सिस्टम के लिए जो उसको कंप्लीटली डिफाइन कर दे, यानी किसी भी सिस्टम के बारे में पूर्ण रूप से बताने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है, वो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, या गैस के केस में कॉन्सेंट्रेशन, लिक्विड के केस में कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, सॉलिड के केस में वॉल्यूम लेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, TPV, यही 3 इस ऑसिलेटर के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। यानी कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए बच्चों? 3। यानी इन 3 के आधार पर किसी भी ऑसिलेटर के बारे में कंप्लीटली हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे बारे में अगर किसी से को बताना हो या आपको खुद को अपने बारे में बताना हो, तो आपको अपने बारे में बताने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे सामान्य सी बात, आपको क्या पता चलता है, क्या बताने की जरूरत पड़ता है? आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका गांव। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए। यानी आपके बारे में कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मिनिमम कम से कम 3 चीज़ें होनी चाहिए कि आपका नाम कहाँ है, आपका नाम क्या है, आप किसके लड़के हो, या और आपका गांव कहाँ है। इससे आपका पूरा परिचय पता चल जाएगा। वो लोग जो इसको पता करना होगा जाके आपके घर से पता कर लेगा।
वैसे ही किसी भी ऑसिलेटर के बारे में बताने के लिए, उसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, उसके पूर्ण रूप से प्रॉपर्टी को बताने के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जो जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और ये 3 होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम और कंसंट्रेशन में से कोई एक। ये होता है ऑसिलेटर के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और उन्होंने क्या बताया कि जो ऑसिलेटर होते हैं उनके पास वो वाइब्रेट करते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं ऑसिलेटर जो हैं वाइब्रेट एट दियर मीन एक्सिस। जो ऑसिलेटर होते हैं बच्चों वाइब्रेट एट दियर मीन एक्सिस, अपने मीन पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं। मीन एक्सिस का मतलब कि अपने जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाते, यहीं पर पट 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 करते रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, अपने जगह पर रहेंगे। इधर से चाप के रखा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ससुरा इधरों नहीं जा सकता, इधर ही नहीं जा सकता, अपने जगह पर रहेगा, वो वहीं पे हिलते डोलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना बच्चों, वो उसको दोनों ओर से जांच कर रखा है, अपने जगह से हिलने ही नहीं दे रहा है। तो क्या करेगा? अपने जगह ये पर हिलेगा, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेगा। तो उसके अपने मीन एक्सिस पर ही क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं ऑसिलेटर। और इनकी वाइब्रेशनल जो मीन वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, इस वाइब्रेशन के कारण मिलती है बच्चों मीन वाइब्रेशनल एनर्जी। मीन वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसको लिखते हैं ई से। ये मीन वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होता है इसका? तो अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स जो ऑसिलेटर मेरे प्यारे बच्चों अपने मीन एक्सिस पर वाइब्रेट करते हैं, उनकी मीन वाइब्रेशनल एनर्जी होती है E = 3kT। E इक्वल टू क्या होता है बच्चों? E = होता है 3kT। E = 3kT के बराबर होता है। यानी मीन वाइब्रेशनल जो एनर्जी होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो E = 3kT किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा BSc सेकेंड ईयर में इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो क्लासिकल फिजिक्स के इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ये पता चला कि जो ऑसिलेटर वाइब्रेट कर रहा है अपने मीन एक्सिस पर, उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो E = 3kT के बराबर है। ये किस ऑसिलेटर की एनर्जी है? फॉर वन, ये ई किसके लिए है? एनर्जी फॉर वन ऑसिलेटर। केवल एक ऑसिलेटर की एनर्जी जो है वो क्या है? E = 3kT के बराबर है। ये क्लियर हो रहा है? अब देखिए, अब आगे की आपको मैं कहानी समझाऊं। ये मैं मिटा दूं, ये मैं मिटा देता हूं, ध्यान दीजिए, ये मैं मिटा देता हूं। ये सब चीजें आपने तो समझ लिया है। यहां पर आपका था इन 1905 1905 में आइंस्टीन साहब ने बताया। अब देखिए, ये एक ऑसिलेटर के लिए, कितने ऑसिलेटर के लिए है? एक ऑसिलेटर के लिए। तो फॉर 1 मोल सॉलिड, 1 मोल सॉलिड। और कैसे सॉलिड की बात कर रहे हैं बच्चों? मोनोएटॉमिक सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल मोनोएटॉमिक सॉलिड के लिए जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी E, वो कितनी होगी? तो आपको पता है कि ग्रुप ऑफ ऑसिलेटर, कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटर है। कोई भी सॉलिड के अंदर ऑसिलेटर का कलेक्शन है, छोटे छोटे कई ऑसिलेटर प्रेजेंट हैं। तो जब कई छोटे छोटे ऑसिलेटर प्रेजेंट हैं तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं या 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? तो आपको पता है कि वी नो दैट 1 मोल कंटेन कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल या एटम। पार्टिकल ही लिखिए या इसको जनरली एटम। और इसको क्या कहते हैं? ये हमारे लिए होता है एवोगैड्रो एवोगैड्रोस नंबर, जिसको लिखते किससे हैं? Na से। यानी 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो हमने एक ऑसिलेटर की एनर्जी निकाल ली है E = 3kT। तो फॉर 1 मोल एनर्जी कितनी होगी?
ये कहाँ से मिला हमको? ये हमको मिला क्लासिकल फिजिक्स के इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से। क्लासिकल फिजिक्स के इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हमको ये मिला है, E = 3kT, जो कि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है। अगर आपको ये इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको इस इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाएगा, या नोट्स मैं दे दूंगा आपको। व्हाट्सअप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे ले सकते हैं आप। तो फॉर 1 मोल सॉलिड, 1 मोल सॉलिड के लिए क्या होगा? E एनर्जी क्या होगी 1 मोल सॉलिड के लिए, बताइए? E = हो जाएगा, जब 1 का इतना है तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? Na, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1 का इतना है और इतने का निकालना है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल का निकल जाएगा। तो Na इंटू, यानी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू रख देंगे, Na × 3kT, ये हो जाएगा ना, Na × 3kT, ये होगा। अब देखिए Na × 3kT हमने कर दिया बच्चों, क्या कर दिया? Na × 3kT। ये बात आपको समझ में आ रही है, Na × 3kT वाली? अब देखिए यहां पर ये 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो Na × K होता है, Na × K होता है, सिंस Na × K या Na × K जब करते हैं तो वो R होता है। Na भी एक कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर तो बदलता नहीं है, कांस्टेंट है, और K भी एक कांस्टेंट है। तो जब Na और K की मल्टीप्लाई, जब कांस्टेंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया कांस्टेंट मिलता है, जिसको क्या कहते हैं? गैस कांस्टेंट कहते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो E = क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर E = हो जाएगा Na × K हो गया आपका R, तो 3RT। ये आ गई 1 मोल सॉलिड की एनर्जी। कौन सी एनर्जी? तुम वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ 1 मोल मोनोएटॉमिक सॉलिड। 1 मोल मोनोएटॉमिक सॉलिड के लिए जो मीन वाइब्रेशनल एनर्जी थी वो किसके बराबर थी? E = 3RT के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत आपको? चलिए अब आगे चलते हैं, इसको भी मैं मिटा देता हूं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा रुक जाता हूं। इन 1905 आइंस्टीन क्या नहीं, इन्होंने क्या प्रपोज किया कि फॉर एनी मोनोएटॉमिक सॉलिड। जरा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं मैं। चलिए मैं मिटा दूं, देखिए हाँ ये देखिए। अब चूंकि हमको E = क्या मिल गया बच्चे? अब चूंकि हमें मिल चुका है E = 3RT, ये हमको मिला है। और आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है CV = क्या होता है, बट हमें हीट कैपेसिटी निकालना है ना, हमें हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो फॉर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? बताइए, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी CV। तो CV का क्या फॉर्मूला बताया गया? डिफरेंशियल इक्वेशन dE/dt, ये आपको पढ़ाया गया dE/dt, या यहां पर du रखा जाता है इंटरनल एनर्जी, du रखिए या dE रखिए। यहां पर मैं देखिए du रख रहा हूं, जिसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। आपने सेकेंड ईयर के फेज इक्विलिब्रियम, ये थर्मोडायनेमिक में पढ़ा होगा आपने। तो CV = du/dt, ये कॉन्सेप्ट आप एक बार सेकेंड ईयर के बुक से देख सकते हैं। तो CV = du/dt होता है, या ये किसके इक्वल होता है? dE/dt एनर्जी के बराबर होता है, dE/dt के बराबर होता है, dE/dt के बराबर। अब देखिए चूंकि हमारे पास E कितना मिला हुआ है पहले से, 3RT, तो CV = क्या रखेंगे? dE/dt ऑफ
ई के जगह पर 3RT ये रख देंगे। तो 3R जो है कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, सी भी इक्वल टू बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। तो जब सी भी मेरे प्यारे बच्चों बाहर आ गई है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए, तो सी भी इक्वल टू हो गया 3R और dt बाई डी टी का क्या होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा। तो सी भी इक्वल टू क्या मिला हमको, 3R, यही तो हमें प्रूफ करना था। सी भी इक्वल टू 3R अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड की जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है वो 3R के बराबर होती है। किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड की कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी 3R के बराबर होती है। लेकिन इसका खंडन कब हुआ, जब प्लैंक का क्वांटम थ्योरी आया, यानी क्लासिकल फिजिक्स के बाद क्वांटम फिजिक्स आई, तो इसका खंडन हो गया। क्वांटम फिजिक्स ने क्या बताया कि सी भी इक्वल टू 3R, आपने कहा ये मैं मानता हूं ये सही है, लेकिन सी भी इक्वल टू 3R हर जगह सही नहीं है। सही है लेकिन हर जगह सही नहीं है। कहाँ सही है, तो केवल हाई टेम्परेचर पर सही है, लो टेम्परेचर पर सही नहीं है। इसका खंडन किसने किया, आपकी क्वांटम फिजिक्स ने या क्वांटम थ्योरी ने किया। तो उसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। मैं थोड़ा हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो आज के लेक्चर के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। तो फिर अगले लेक्चर में हीट कैपेसिटी का जो क्वांटम फिजिक्स कॉन्सेप्ट है उसके साथ आपसे मिलेंगे। और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ याद रखिए कि ये जो आपको मैंने बताया ये इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर से 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम इत्मीनान से बार बार लेक्चर को देख करके समझ करके पढ़िए। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि लेक्चर आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट और लाइक जरूर करें। और ध्यान रखें, जो बच्चे ज़रूरतमंद हों, जिनके पास किसी भी कारणवश शिक्षा नहीं पहुंच पा रही हो, उन तक इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें। और हमें विदा दें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री।